हेलो, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कल जो है बजट आ गया था 1 फरवरी को। और इकोनॉमिक सर्वे जो है 31 जनवरी को आ गया था। तो ओवरऑल बजट होता क्या है, इससे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इकोनॉमिक सर्वे बजट क्या है, थोड़ा सा बस पहले, है ना। देखो, इकोनॉमिक सर्वे दरअसल जो है सरकार के इसमें से जो इसको इकोनॉमिक सर्वे को जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वही इसको क्या करते हैं कि प्रस्तुत करते हैं। इसमें सामान्यतः जो है पिछले साल का पूरा जो है डेटा होता है, और भविष्य के लिए इसमें से अनुमान होते हैं, और भविष्य के लिए कुछ सुझाव होते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे होता है। और मैंने कल बताया था कि पीटी में से संबंधित जो है लगभग लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता रहा है, कभी कभी दो दो क्वेश्चन भी आते रहे। बजट में हम क्या क्या देखेंगे कि भाई बजट में जैसे आमदनी और खर्चा का हिसाब पूरा शामिल होता है, और टैक्स जो है लेने का जो बिल है वो शामिल होता है। बिल होता है, ध्यान रखना, अभी ये बिल जो है पास नहीं हुआ होता है। जब बिल पास हो जाएगा फिर वो एक्ट बन जाएगा। और पैसा खर्च करने के लिए बिल जो है कि हमें जो पैसा जितना निकालना है वो बिल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके बजट में होती हैं। अब देखो, यहाँ पर एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मैं जब आपको फिस्कल सिस्टम पढ़ा रहा था, तो फिस्कल सिस्टम पढ़ाते वक्त मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि भाई जो बजट होता है ना, आय और व्यय का जो पूरा संपूर्ण लेखा जोखा होता है, इसका यानी इनकम, आय और व्यय का, आय और व्यय का जो संपूर्ण लेखा जोखा होता है, उस सरकार गवर्नमेंट संसद में, कहाँ, पार्लियामेंट में बजट के तौर पे प्रस्तुत करती है। बजट के रूप में प्रस्तुत करती है, प्रस्तुत कर। भारत में जो बजट है वो संसद में राष्ट्रपति के नाम पे प्रस्तुत होता है। बजट किसके? राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के नाम पे प्रस्तुत किया। अब बजट में वर्तमान जो वित्तीय वर्ष का जो आय व्यय बजट में होता क्या है पूछा जा सकता है। मतलब सामान्य दशा में अगर आपसे पूछे कि एक्चुअल में बजट है क्या, तो आप क्या कहोगे कि बजट क्या है। तो आपको ये बताना है कि जो भाई बजट है इसमें से आय और व्यय का, यानी जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है, वर्तमान वित्तीय वर्ष है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में आय और व्यय का लेखांकन, यानी आय और व्यय का लेखांकन, व्यय का लेखांकन, लेखांकन, ठीक है। साथ में अनुमानित लेखांकन प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें से आगामी वित्तीय वर्ष का, यानी वर्तमान का जो है वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का लेखांकन, और आगामी वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का लेखांकन प्रस्तुत किया जाता है। और बजट प्रस्तुत तैयार करने की जो बजट है, तो बजट प्रस्तुत, आवाज वगैरह आ रही है, ठीक है। तो बजट प्रस्तुत जो है, बजट तैयार करने का जो अनुमानित लेखांकन इसमें से प्रस्तुत किया जाता है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया से पहले जो है व्यय की गणना की जाती है, और इसके बाद उस व्यय को पूरा करने के लिए आय के स्रोत क्या क्या होंगे वो सुनिश्चित किए जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बजट में 2017-18 के बजट में कुछ चेंजेज भी बताए थे अपनी फिस्कल सिस्टम की क्लासेस में, तो वो तो आपको आइडिया है। थोड़ा सा इसे हम देख लेते हैं। देखो, इसमें केंद्रीय बजट के अंतर्गत, तो ये जो भारत का जो संविधान है, अनुच्छेद 112 कहता है, यानी अनुच्छेद 112 के तहत प्रत्येक साल, प्रत्येक जो है वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार संसद में बजट पेश करती है। जैसे अभी फर्स्ट जो है फेब को ये प्रस्तुत किया गया। और इसके बाद जो है इसको देखो, हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का कोई मतलब इस शब्द को यूज नहीं किया गया है। बजट शब्द नहीं है। तो है क्या बजट शब्द? अगर हमारे संविधान में नहीं है तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हमारे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और ये जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष, यानी 1 अप्रैल से शुरू होकर के जो 31 मार्च को समाप्त होता है, उसके लिए जिसमें से सरकार की जो अनुमानित प्राप्ति और व्यय होता है उसका सब विवरण होता है इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें कुछ चीजें अगर देखें हम,
कि जैसे कि बजट के आधार पर हम बजट को जो समान आधारों पर जो है मतलब 3 प्रकार में बाँट सकते हैं। एक बैलेंस बजट होता है, एक सरप्लस बजट होता है, एक डेफिसिट बजट होता है। तो ज़रा इसके प्रकारों को भी देख लो कि इसमें से कौन-कौन से हैं। इसमें अगर आप देखोगे कि बैलेंस बजट, अगर किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की प्राप्ति और सरकार का जो व्यय है, प्राप्तियाँ अभी मैं थोड़ा-सा बताऊँगा, हालाँकि जो है एक इम्पोर्टेंट मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि जो बच्चा वाक़ई में उसे लगता है कि बजट समझ आना चाहिए, तो उसको जो है एक चैप्टर है फिस्कल सिस्टम। फिस्कल सिस्टम कायदे से पढ़ के आना चाहिए। बिना इस चैप्टर के फिस्कल सिस्टम के बजट नहीं समझा जा सकता, इकोनॉमिक सर्वे नहीं समझा जा। बाकी का आज ही हमारा ओवरऑल मतलब हम प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में हम जो है 10 से 12 वीडियो के आसपास बनाएंगे। उसमें से कंप्लीट थोड़ा सा मैं अभी देखो 500 पेज का तो इकोनॉमिक सर्वे है और सेम एज वैसी बजट का भी इशू है। बजट 70 80 90 पेज का है, तो इसको पढ़ने में टाइम लग रहा है। लेकिन आज ओवरऑल हम देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी कुछ चीज़ें हैं जो बजट में कही गई हैं, ठीक है। तो चलो पहले ये तो देख लो कि भाई बजट कितने प्रकार के। तो एक बैलेंस बजट में कि भाई जो सरकार का जो प्राप्ति है, जो रिसीट है और एक्सपेंडिचर है, उसके लगभग वो संतुलित होता है, बराबर होता है। मतलब ना ही लॉस होता है और ना ही मतलब हमारी प्राप्तियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि सरप्लस में रहें। तो वैसे बजट को हम बैलेंस बजट कहते हैं। दूसरा होता है सरप्लस बजट। जब सरकार की जो प्राप्तियां हैं, जो रिसीट हैं, सरकार के एक्सपेंडिचर यानी उससे अधिक हो, ठीक है, सरकार की कमाई ज़्यादा हो और सरकार के खर्चे कम हो, तब उसको सरप्लस बजट कहा जाता है। डेफिसिट बजट का मतलब यहाँ पर यह है कि सरकार की कमाई कम हो अपेक्षाकृत उसकी खर्चे के, तो सरकार घाटे में होगी तो डेफिसिट बजट कहेंगे, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा हम और भी कुछ चीजें देख लेते हैं। जो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो 1947 में आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था और वर्ष 2017 में 92 साल की पुरानी परंपरा को खत्म करते हुए रेल बजट को केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया था। और मैंने आपको बताया था 2017 में दरअसल बेटा 3 प्रकार के परिवर्तन हुए थे, अकेला यही परिवर्तन नहीं हुआ था। ये तो हुआ ही था कि आम बजट और रेल बजट का विलय हो गया था, लेकिन इससे पहले उसमें बजट प्रस्तुत करने की जो तारीख है वो 1 माह पहले शिफ्ट कर दी गई थी। 1 माह पहले पहले हमेशा क्या होता था कि फेब के जो लास्ट वीक में या जो है लास्ट वर्किंग डेज में हुआ करता था या फिर मार्च के फर्स्ट वीक या वर्किंग डेज में। लेकिन अब उसको 1 माह पहले शिफ्ट कर दिया गया। उसकी कुछ वजह थी, मैंने आपको उसकी वजह के पीछे भी वजह बताया था, कारण बताया था, फिर भी सुन लो। मैंने आपको ये कहा था कि होता क्या था कि जैसे अभी मान लो ये मैंने आपको क्या बताया कि बजट में जो है टैक्स से संबंधित अगर टैक्स में बदलाव करना है तो बिल, ठीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात बजट में ये भी चीज़ है कि पैसा हम जैसे कि अब जो संचित निधि है, जो कंसोलिडेटेड फंड है, उससे पैसा निकाल के जो सरकार खर्च करती है, तो ये तो अभी बिल है, उसमें बहस होगी और बहस के बाद जब पारित हो जाएगा तो सरकार अथोराइज हो जाएगी पैसा निकाल के खर्च करने के लिए। तो दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में जो है 2 से 3 माह का टाइम लग जाता था, 2 से 3 माह का। अब मान लो कि मार्च में क्या है कि आपका ये शुरुआत होता है, मार्च में अगर बजट आता था तो 2 ढाई माह लग जाता था, मई में वहां जाके पारित हो पाता था। लेकिन जो वित्तीय वर्ष मतलब आपको 1 अप्रैल से पैसा चाहिए, आपका आपका वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको 1 अप्रैल से पैसा चाहिए, लेकिन आपका बजट ही अभी पारित नहीं हुआ, तो उसके साथ साथ आपको एक अलग से व्यवस्था करनी होती थी। तो वो व्यवस्था ना करनी पड़े इस वजह से इसको जो है 1 माह पहले पोस्टपोन कर दिया गया। मतलब पोस्टपोन क्या कि पहले कर दिया गया। मतलब बजट जब पहले जो है फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में प्रस्तुत होता था या मार्च के पहले कार्य दिवस में, अब उसको 1 माह पहले प्रस्तुत किया जाने लगा है। इसकी ये वजह है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको एक ये परिवर्तन, एक दूसरा परिवर्तन 2017-18 में ये हुआ कि नियोजित और गैर नियोजित जो व्यय थे, जो प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर थे, उसकी गणना खत्म कर दी गई। क्यों याद होगा? क्योंकि देखो 5 ईयर प्लान जो है, 5 ईयर प्लान खत्म। अब 5 ईयर प्लान खत्म हो गया तो 5 ईयर प्लान में क्या होता था, कुछ नियोजित व्यय थे, कुछ गैर नियोजित।
तो जो पहले से चीजें पहले से क्लेरिफाई थी, तो उसमें नियोजित व्यय से जो जो खर्चा किया जाता था, तो ऑब्वियसली कि जब वो है ही नहीं है 5 ईयर प्लान, उसकी जगह नीति आयोग आया और फिर अलग अलग चीजें हुई, तो इसके ना होने से कोई मतलब नहीं रहा। तो 2017-18 में ये भी एक बात करी गई। एक जो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ 92 साल की एक पुरानी व्यवस्था थी, जो आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे, लेकिन अब जो है रेल मतलब आम बजट के साथ ही रेल बजट मर्ज हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें रही। हेलो ममता, सोनल। चलो अब देखो बजट 2023-24 में कुछ जो है आम जनता की उम्मीदें। तो वित्त वर्ष दो, ये तो पता है ना कि ये बजट जो है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए है, 2023-24 के लिए। ठीक है, ओके। तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट जो है पेश हो चुका है। अब इसमें से जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ है इसमें से हाइलाइट्स देख लो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, ताई जी, हम इन्हें ताई बोलेंगे तो थोड़ा सा अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। तो निर्मला ताई ने 1 फरवरी को संसद में जो है 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया है। और यहाँ पर उनकी कुछ जो है जिन जिन क्षेत्रों में उन्हें फोकस करने की बात कही है, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी यानी बुधवार को अपना 5वां बजट, ये जो है निर्मला ताई का ये 5वां बजट है, तो 5वां केंद्रीय बजट 2023 पेश किया है। और वित्त मंत्री, और एक चीज ये बता दूं कि इस ये जो है इस पूरे टाइम का, यानी जो मोदी जो एनडीए पार्ट 2 है, तो एनडीए पार्ट 2 का फुल फ्लेश्ड ये अंतिम बजट भी है। क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष अप्रैल में भैया है चुनाव, लगभग अप्रैल मार्च से शुरू हो जाते हैं ना, अप्रैल मार्च में, तो फिर जो है ये फुल फ्लेश्ड नहीं आएगा बजट। तो इस साल और ज्यादा बजट को लेकर के जो है लोगों, मतलब जो और ज्यादा एंजाइटी थी कि कुछ अलग मिलेगा। लोग सोच रहे थे कि देखो, जैसे हमारे भारत में सामान्य दशा एक क्या होता है कि चुनाव आने लगते हैं तो लोगों के जो है मतलब जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, वो लोगों को आकर्षित करने के लिए, तो अपनी नीतियों से आकर्षित करने के लिए उनको कुछ ना कुछ रेवड़ी भेजते रहते हैं। रेवड़ी, मैं ये शब्द दरअसल प्रधानमंत्री ने रेवड़ी वाला यूज किया था, तो इस वजह से यूज कर रहा हूं। तो वही रेवड़ी देते रहते हैं। तो कुछ लोगों को ये लग रहा था कि भाई अगले साल चुनाव है, आम चुनाव है लोकसभा के, तो हो सकता है रेवड़ी मिल जाए, है ना। तो ये जो है ये कह लीजिए कि इस वाली सरकार का ये अंतिम फुल फ्लेश्ड बजट है, अंतिम ये फुल फ्लेश्ड बजट है। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2023-24 का जो मुख्य उद्देश्य है वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब जो है 2023 का जो बजट का उद्देश्य है कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना। और वर्ष 2024 के आम चुनाव से पहले ये बजट जो है मोदी सरकार के सेकंड कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। जैसे कि मैंने बताया, इसको हम वार्षिक वित्तीय विवरण के तौर पे, इसको बजट हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, अब देखो आपको कल से, जैसे कि इसमें से इकोनॉमिक सर्वे 31 जन को 2023 को ये जारी हुआ। इकोनॉमिक सर्वे की कुछ मैं आपको यहाँ पर बातें बता दूं, लेकिन उस इकोनॉमिक सर्वे में एक रिपोर्ट, उसी रिपोर्ट में इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि भारत की जो जीडीपी है वो 6 से 6.5 मतलब 6.8% के बीच जो है रहने की एक उम्मीद करी गई है। और ये भी बताया गया कि दुनिया के जो जो दूसरे देश हैं जो कोविड के चलते मतलब उनकी स्थिति काफी खराब है, तो उनकी अपेक्षा, उनके कंपेयर में भारत बहुत बेहतर स्थिति में। और आप तो देख रहे हो कि दुनिया जो है ना कहीं एक डिक्लाइनेशन फेज में चल रही है, मतलब एक मंदी देखी जा रही है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया बजट 2023 के कुछ हाइलाइट्स, तो जैसे कि एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात करें तो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को ध्यान रखने के साथ साथ कृषि लक्ष्य ऋण, जिसको एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेटेड, को बढ़ा करके 20 लाख करोड़ रुपया किया जाएगा। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, जैसे कि कहें कि किसान कहें कि हमारे लिए क्या है बजट में, तो ये किसानों के लिए क्या किया गया है, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो टारगेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। जो है एग्रीकल्चर क्षेत्र में थोड़ा सा ज्यादा पैसा फंड किया जाएगा,
ताकि किसान क्या कर सकें, खास करके जो छोटे किसान हैं तो उनको आसानी से ऋण मिल सके और अपना वो बेहतर उत्थान कर सकें। ये इंपॉर्टेंट बात हुई है। दूसरा, ये आपके लिए जो आप रेवड़ी के चक्कर में थे कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय की मतलब आय पर जो है पर्सनल आय पर छूट दी गई है। ध्यान रखना, स्लैब 7 लाख से, वो मैं अभी अब डिटेल में जब हम इसे पूरा पढ़ेंगे तो मैं वहां पर समझाऊंगा, लेकिन यहां पर स्लैब 7 लाख तक, स्लैब को नहीं बढ़ाया गया है कि 7 लाख रुपए तक शून्य, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं अब जो हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम है और जो हमारा न्यू टैक्स रिजीम है, इन दोनों को मैं समझाऊंगा दरअसल, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय पर छूट दी गई। रेलवे के लिए कि बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है और अब तक का यह जो है सर्वाधिक परिव्यय वित्त वर्ष 2023-24 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आ जाता है कि पूंजीगत व्यय, मैंने अभी आपको बताया था कि जब तक कोई बच्चा कायदे से अगर उसको बजट समझना है तो जब तक वो बजट नहीं समझ सकता जब तक उसको बेसिक टर्मिनोलॉजी का आइडिया ना हो। मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी को एक बार थोड़ा सा बहुत फास्ट मैनर पे बताऊंगा कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कई बार इसका नाम आएगा पूंजीगत व्यय, फिर आएगा राजस्व व्यय, कहीं आएगा पूंजीगत प्राप्तियां, कहीं आएगा राजस्व प्राप्तियां, तो फिर कैसे होगा, फिर नहीं चल पाएगा, है ना। तो दो मिनट सभी को समझने के लिए टाइम लगेगा। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर, यहीं पर हम समझ लेते हैं, तो इरेज कर ले, है ना। देखो होता क्या है, सरकार की प्राप्तियां सामान्यतः दो प्रकारों में बांटी जाती हैं, एक राजस्व प्राप्तियां, एक पूंजीगत प्राप्तियां, और इसी तरह सरकार के खर्चे सामान्यतः दो भागों में बांटे जाते हैं, एक पूंजीगत व्यय और एक राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियों में सरकार, अब सरकार की प्राप्तियां दो थी, तो एक राजस्व और एक पूंजीगत प्राप्ति, तो राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति में बेटा ध्यान रखना कि ये हर वो प्राप्ति आती है जो कि सरकार के ऊपर ना किसी प्रकार की देयता को, लायबिलिटी को बढ़ाती है, और ना ही ये किसी प्रकार की संपत्ति में किसी प्रकार की कमी को जन्म देती है। वैसी परिसंपत्ति, यानी कि सरकार के बर्डन को ना बढ़ाए और न सरकार की परिसंपत्ति को बेच करके बनाया गया हो, वो जितना भी पैसा मिलेगा वो सरकार की राजस्व प्राप्ति कहलाएगी। तो इसमें क्या क्या आता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि देखो भाई, इस इनडायरेक्ट टैक्स से डायरेक्ट टैक्स से इतना पैसा मिला है, वो सारा पैसा राजस्व प्राप्ति में आएगा। तो कर से होने वाली प्राप्तियां, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो चाहे अप्रत्यक्ष कर, वो पूंजी राजस्व प्राप्ति में आएगा। सरकार के द्वारा जो जुर्माना वगैरह वसूला जाता है, साथ में किराए या पट्टे से जो होने वाली जो व्यय होती, सॉरी आय होती है, जो किराया वगैरह सरकार अगर अपनी जमीन दे देती तो किराया मिलता है। दिए गए ऋण पर जो ब्याज वाला जो भुगतान का हिस्सा है, जो दिए गए ऋण पर जो है प्राप्त होने वाला ब्याज, तो वो भी जो है राजस्व प्राप्ति में आता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से होने वाला जो है लाभांश, और जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, परिवहन, इन सुविधाओं में जो, इन सुविधाओं पर सेवा शुल्क प्रयोग के तौर पे जो है होने वाली प्राप्तियां, ये सारी जो है राजस्व प्राप्तियां होती। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों में भी हम दो प्रकार में बेटा बांट सकते हैं, एक जो है कर राजस्व प्राप्ति है, गैर कर राजस्व प्राप्ति। कर राजस्व प्राप्ति जो कर से मिलती है, गैर कर जो है जो जो अदर सोर्सेस से मिलती है। ठीक है, तो ये तो राजस्व प्राप्ति है। दूसरा आता है कि पूंजीगत व्यय, सॉरी पूंजी प्राप्तियां, नॉट व्यय, अभी व्यय पे आएंगे। देखो, पूंजी प्राप्तियों में ये सरकार की ऐसी प्राप्तियां हैं जो किसी प्रकार से सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देयता को जन्म देती हैं, देयता को बढ़ा देती हैं, या सरकार की परिसंपत्ति में से जो है कमी को उत्पन्न करती हैं। अब जैसे किसी भी प्रारूप में लिया गया ऋण हो, या सरकारी कंपनियों में, जो सरकारी कंपनियां हैं तो सरकारी कंपनियों में विनिवेश के जरिए शेयरों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियां हो, सरकारी कंपनियों के निजीकरण से होने वाली प्राप्तियां हो, या दिए गए ऋण में मूलधन की वापसी हो, भूमि, भवन या अन्य किसी जो है किसी भी संपत्ति इत्यादि को बेच करके होने वाली प्राप्तियां हो, तो ये सारी चीजें जो है पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। इसी तरह जैसे सरकार की दो प्राप्तियां हैं, उसी तरह सरकार के दो खर्चे हैं, एक राजस्व व्यय और एक क्या है दूसरा, एक है आपका पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय में सरकार के वैसे व्यय जैसे किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता, उपभोग के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे जो राज्यों को जो पैसा जाएगा, लिए गए सरकारी ऋण पर जो ब्याज का भुगतान जाएगा,
रक्षा व्यय जो हो जाएगा, या कल्याणकारी जो योजनाएं हो जाएंगी, या सरकार के द्वारा जो है प्रदान किया गया जो पैसा है, या सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन पेंशन वाला हिस्सा है, या कानून व्यवस्था लोक प्रशासन में जो खर्चा आता है, या प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा में होने वाला जो व्यय है, वो सभी राजस्व व्यय आता है। दूसरा है पूंजीगत व्यय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूंजीगत व्यय, पूंजी व्यय जो है सरकार के वैसे व्यय हैं जो किसी परिसंपत्ति का निर्माण करते हैं। इनमें जो है जैसे कि उदाहरण के तौर पे अवसंरचना निर्माण, जैसे कि सड़क, बांध, पुल, पावर प्लांट, बंदरगाह, एयरपोर्ट इत्यादि का निर्माण। सामाजिक अवसंरचना का विकास, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इन सारी चीज़ों का निर्माण। औद्योगिकरण के चलते जो है मशीनों की जो खरीद पर खर्चा हुआ है, तो ये सारा जो व्यय होता है ये पूंजीगत व्यय है। और सरकार ने क्या कहा, फोकस दिस पॉइंट, सरकार ने कहा कि बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। तो अगर अब आपको पता चल गया कि पूंजीगत व्यय क्या होता है, कि ये वैसा व्यय है जिससे किसी परिसंपत्ति का निर्माण होता है, और भाई आपकी किसी परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है तो आपको रिटर्न आएगा। मतलब सरकार अगर कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है तो उसका रिटर्न भी तो कुछ टाइम बाद आएगा। तो बजट में जो है रेलवे के लिए कि 2.4 मतलब 2.40 लाख करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया जाएगा। और अब तक का यह जो है सर्वाधिक व्यय है, जो कि 2013-14 के कंपेयर में ये लगभग 9 गुना बढ़ा है। समझे आप? चलो, अगला है कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, यानी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान के अंतर्गत जो परंपरागत कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, तो उनके सहायता के लिए जो है एक मतलब पैकेज, एक घोषणा करी गई है। उन्हें जो एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता और पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाए गए जो पैकेज उनके लिए जो डेडिकेटेड है। अगला है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए। तो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जो है ये घोषणा करी है कि अगले 3 वर्षों में केंद्र जो है 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और जो है सहायक कर्मचारियों की जो है भर्ती की जाएगी। साथ में सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च जो है केंद्र सरकार पूरा जो है वहन करेगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के अंतर्गत बच्चों और किशोरों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। और साथ में भौगोलिक भाषाओं, शैलियों, स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता और उपकरण में जो है उनकी पहुंच को सुगम बनाया जाएगा। अगला है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के ये संपूर्ण पैकेज के तौर पे जो है इसमें से 50 पर्यटन स्थल का चयन किया जाएगा और उनको मतलब डेवलप्ड किया जाएगा। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कॉर्प्स को बढ़ाया जाएगा, जिसमें से 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जो कि 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त जो है ये संपार्श्विक मुक्त क्रेडिट जो एडिशनल कोलेटरल फी क्रेडिट होगी। साथ में इसमें से जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जो है यानी 3 वर्षों में करीब 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना जो पैन इंडिया नेशनल नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम्स के अंतर्गत जो है डीबीटी शुरू किया जाएगा। ऐप डेवलपमेंट के लिए 100 लैबों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जो ऐप डेवलपमेंट है, इंजीनियरिंग संस्थाओं में 5G सेवाओं का उपयोग कर ऐप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करी जाएंगी। और इसमें से जो है जो नए अवसर मिल सकेंगे व्यवसाय के, इसमें से रोजगार का भी जो है बेहतर हो सकेगा। 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करी जाएगी। और ये जो 157 नए नर्सिंग कॉलेज वो मेडिकल कॉलेजों में मतलब जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज हैं, तो जैसे कि मेडिकल कॉलेज में देखो किनकी किनकी जरूरत होती है, लैब टेक्नीशियंस, जो नर्स और ये सारी चीज़ें, और डॉक्टर। तो डॉक्टर तो भैया कहाँ से मिल जाएगा, मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मिल जाएंगे। लेकिन नर्सिंग कॉलेज से लैब टेक्नीशियन और ये सारी चीज़ तो जो है नर्सिंग कॉलेज से मिलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसके साथ जो है नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना करी जाएगी। पीएम आवास योजना का जो परिव्यय 66% बढ़ा करके 79,000 करोड़ रुपए से भी अधिक कर दिया गया है, ताकि जो है सभी को 2024 तक सभी को वो मिल सके, घर मिल सके। शहरी और संरचना विकास कोष प्राथमिकता क्षेत्र में ऋणों में जो है आई कमी का उपयोग करके शहरी और संरचना विकास कोष बनाया जाएगा।
गोवर्धन योजना, 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश में गोवर्धन योजना के तहत 500 नए कचरे संपदा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। जैव कच्चा माल संसाधन केंद्र जो है 10,000 जैव कच्चा माल संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। थोड़ा सा एक और इसमें से बड़ा उस पर आप देखो, जैसे केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2023-24 में कि लगभग 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.9 लाख रुपए हो गई है। 9 वर्षों में अगर हम देखें तो जो प्रति व्यक्ति आय थी वो दोगुनी हो गई है। और पिछले 9 वर्षों में मतलब देखो 9 वर्ष क्यों यहाँ पर मोदी जी बता रहे हैं, क्योंकि 9 वर्ष हो गए ना मोदी जी की। पहली पारी में जो है 5 साल और 4 साल ये है ना, तो 9 वर्ष हो गए। तो इस वजह से तो यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स हैं। पिछले 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे हो गया है। ईपीएफओ की सदस्यता दोगुनी से अधिक बढ़कर के 27 करोड़ हो गई है। 2022 में यूपीआई के माध्यम से जो है 126 लाख करोड़ रुपए के यानी 74,000 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। और इन कनेक्शन में भले ही अब जो है 1200 रुपए का सिलेंडर वो आप ही के लिए है, इसी वजह से कनेक्शन भी दिए गए थे कि सिलेंडर सब लोग भरवाओ और सरकार देश के विकास में हेल्प करो, है ना। चलो 102 करोड़ व्यक्तियों को जो है 220 करोड़ कोविड टीकाकरण कराया गया है। ठीक है, अब संख्या तो है, अब देख लो अपने हिसाब से। मंत्री कौशल विकास योजना जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू किया गया है। पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों का बीमा कवर है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद डीबीटी दिया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो मतलब जो है बजट में हाईलाइट करी गई। तो ये तो एक सामान्य चीज है। अब यहाँ पर कुछ चीजें देखो कि ये बजट का समरी आपके उस पर दिख रहा है। ये बजट का जो है समरी, सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर मैंने आपको राजस्व प्राप्ति इसी वजह से पहले बताया, पूंजी प्राप्ति बताया, कुल प्राप्ति, कुल व्यय, प्रभावी पूंजी व्यय, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। ये सारी जो टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी मैंने जो है अपने लेक्चर्स में कवर किया है। और ये भी मान के चलता हूँ, ये जो देखो मैं तभी बोल रहा था कि बजट का अगर आपको समझना है सार यही है। देखो बजट का सार तो आपको फिस्कल सिस्टम बिना बजट नहीं समझ आ सकता। और उस दिन से भी मैं चिल्ला रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि भाई जो है प्राथमिक घाटा क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है। ठीक है, इसमें से कुल व्यय क्या है, प्रभावी पूंजी व्यय क्या है, राजस्व घाटा क्या है, पूंजी प्राप्तियां क्या हैं, ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो चलो अब देखो राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू जो है रेवेन्यू रिसीट। तो सबसे पहले हम जो है एक्चुअल में देखो हमारे पास जो है ऐसे समझो बजट में कुछ चीजें हैं। जैसे इस साल बजट में सामान्यतः 3 चीजें हैं, 3 चीजें आती हैं। पिछला डेटा आ गया जो एक्चुअल डेटा है, जैसे ये वास्तविक डेटा आ गया। जैसे देखो कि भाई वास्तविक डेटा आ गया 2021-22 का, 2022-23 का जो बजट अनुमान था वो आ गया। फिर बजट के बाद जो रिवाइज्ड अनुमान है वो आ गया, रिवाइज्ड। और फिर जो है अगले साल के लिए यानी जो करंट वित्तीय वर्ष है उसके लिए जो है अनुमान आ गया। तो वास्तविक जो है यहां पर आप देखोगे कि हमें जो रेवेन्यू रिसीट है वो आप यहां पर देख सकते हो, नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जीडीपी की तुलना में आप इसमें निकाल सकते हो कि भाई मतलब राजस्व प्राप्तियां में कितना है, पूंजीगत प्राप्तियां हमारी कितनी हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर 21,69,905 लाख करोड़, ये ध्यान रखना कि ये करोड़ में है। तो कितना कि 21,69,905 करोड़,
ये आपका राजस्व प्राप्ति है। ये एक्चुअल है 2021-22 का। अनुमान 2022-23 वाला क्या है? 22,04,422 करोड़ का ये अनुमान है। संशोधित कितना हुआ? संशोधित अनुमान की संशोधित करके जो है ज्यादा मिला कि 23,48,413 करोड़ रुपए। और जो अनुमान है कि हमें जो इस राजस्व प्राप्ति से कितना मिलेगा, 26,32,281 करोड़। देखो इसमें से लिखा है कि ये पूरा जो डेटा इन करोड़ में है, ठीक है। तो इसी तरह राजस्व प्राप्ति, पूंजी प्राप्ति, मैं इसको बारी बारी से थोड़ा सा आपको अलग अलग भी उसके वो करके रखा गया है। इसमें से थोड़ा सा ये पहले आप टिप्पणी देख लीजिए। देखो जैसे कि बजट सार में जो है बजट की सारी बातें वो मैंने आपको ओवरऑल बता दी है। राजकोषीय घाटा, ये राजकोषीय घाटा भी जान लो, फिर हम बारी बारी से राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है और डेटा के साथ आएंगे। देखो राजकोषीय घाटा सामान्यतः है कि जो सरकार की दो प्राप्ति मैंने बताई, एक कैपिटल रिसीट और एक रेवेन्यू रिसीट। अगर मान लो ये दोनों मिलाकर के 100 रुपया हो रहा है, जरा समझना, सरकार की टोटल प्राप्ति और सरकार के टोटल व्यय में से जो डिफरेंसेस आएगा वही राजकोषीय घाटा कहलाएगा। यदि जो एक्सपेंडिचर है ज्यादा हो तब, या फिर ऐसे समझो कि उसी वित्तीय वर्ष में लिया गया ऋण उसी वित्तीय वर्ष का फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। अब मान लो कि जो सरकार के खर्चे भी हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहां पर आप देखो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर मान लो कि ये 120 रुपया होता है, तो जो 20 रुपया है, 20 रुपीज, यही आपका फिस्कल डेफिसिट है, यही आपका राजकोषीय घाटा है, ठीक है। अब देखो इन दस्तावेजों में कुछ चीजें हैं कि संशोधित अनुमान 2022-23 में कुल व्यय, इसमें से जो है 41,87,232 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। संशोधित आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक रुपए वास्तविक से यानी 3,93,431 करोड़ रुपए अधिक है। संशोधित अनुमान 2022-23 की कुल पूंजीगत व्यय जो है 7,28,274 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया। साथ में बजट अनुमान का 2023-24 के लिए कुल व्यय जो है 45,03,097 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से कुल पूंजीगत व्यय, ध्यान से सुनना, इसमें से पूंजीगत व्यय को हाईलाइट किया गया है, हाईलाइट कर भी देता हूं मैं कि पूंजीगत व्यय 10,09,61 करोड़ रुपए। बजट 2022-23 में अवसंरचना विकास में निवेश आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके चलते संशोधित अनुमान 2022-23 में पूंजीगत व्यय में 37.4% की वृद्धि हुई है। अब याद होगा कि पूंजीगत व्यय ऐसा, देखो पूंजीगत सरकार का फोकस ओवरऑल, अगर आप जो है एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि बजट में आप क्या कहना चाहेंगे, किसके लिए सबसे बेहतर है, बजट में एक बेहतर चीज ये देखने को मिली कि जो सरकार जो खर्चा करना चाह रही है वो पूंजीगत व्यय करना चाह रही है। सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाना चाह रही है और ये बढ़ेगा तो सरकार, मैंने क्या बताया, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत सरकार की परिसंपत्तियां जो हैं वो क्रिएट होती हैं। जब परिसंपत्तियां क्रिएट होंगी तो ऑब्वियसली कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रेल गेल भेल सेल का निर्माण होगा, तो रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 2024 में है इलेक्शन, और उन इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, इलेक्शन ही सही कि जो है इसमें से ये बात करा गया है कि पूंजीगत व्यय में जो है 37.4% जो है इसकी वृद्धि हुई। बजट अनुमान 2023-24 में प्रभावी पूंजीगत व्यय, प्रभावी जो पूंजीगत व्यय है वो 13,70,949 करोड़ होना। संशोधित अनुमान 2022-23 से जो है 30.1% वृद्धि है, मतलब इतना संशोधित अनुमान लगाया गया है। बजट अनुमान 2023-24 में राज्य के हिस्से के वितरण अनुदानों को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत, देखो मैंने यहां पर भी दो चीज आपको बताई थी बेटा,
दरअसल योजनाएं दो प्रकार की होती है, एक सेंट्रली सेक्टर्ड योजना होती, स्कीम्स होती है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम का मतलब यह है कि पूरा पैसा केंद्र सरकार लगाएगी, केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं हिंदी में। दूसरा होता है जो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं वे योजनाएं हैं जिनमें, जैसे उदाहरण के तौर पे आप ऐसे देखो कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं उन योजनाओं को कहा जाता है जिसमें से केंद्र और राज्य दोनों का शेयर होता है। सरकार ने कहा है कि बजट अनुमान 2023-24 में राज्य के हिस्से के वितरण अनुदानों और ऋणों और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि आदि सहित राज्यों को हस्तांतरित किए जा रहे कुल संसाधन 17,97,537 करोड़ है, जो कि वित्तीय वर्ष 21-22 के वास्तविक बजट से 1,43,056 करोड़ में वृद्धि। मतलब इसमें से जो है वास्तविक बजट के, इसमें 2000 जो 21-22 का है उससे जो है अगर कंपेयर करें तो 1,43,056 करोड़ की वृद्धि। ठीक है। इसके बाद पिछले कुछ वर्षों के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा देय निवल राशि के कारण जो संशोधित अनुमान 2022-23 में जो है 23,607 करोड़ रुपए की कमी आई है। प्लीज फोकस दिस पॉइंट। इसमें कहा गया कि पिछले वर्षों के लिए जो केंद्र के द्वारा जो देय निवल राशि के कारण संशोधित अनुमान में, यानी जो है 22-23 में इतने करोड़ की कमी आई है। पिछले वर्षों के समायोजनों को छोड़ करके संशोधित अनुमान 2022-23 में बजट अनुमान 2022-23-24 में जो है 10% में वृद्धि हुई है। इससे नकदी शेष जो आहरण की भी कमी शामिल है। साथ में कुछ टिप्पणी है कि वित्त वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 22-23 के प्रथम जो अग्रिम अनुमानों के अनुसार, इसमें से 2,73,07,751 करोड़ की अनुमानित सांकेतिक जीडीपी पर 10.5% वृद्धि मानते हुए बजट अनुमान 2023-24 के लिए जो है सांकेतिक जीडीपी 3 करोड़, ध्यान से सुनना, 3,17,05,065 करोड़ अनुमानित की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आंकड़ा। इन दस्तावेज में पृथक पृथक मदें जो है पूर्णांकन के कारण संभवतः जोड़ जोड़ से मिल, ये चलो ये चीजें कहां से कितना पैसा आया ये भी देख लो। भारत को कितना पैसा कहां कहां से आया और कहां कहां से आता है और कहां कहां जाता है। सबसे ज्यादा पैसा आप देखो कि यहाँ पर जो है उधार और अन्य देयताओं से, जो बारोइंग और अदर जो है लाइबिलिटीज से आपको 34 पैसे, 100 पैसे में अगर हम ओवरऑल बात करें कि उदाहरण के तौर पे आप ऐसे सोचो कि जो है भारत को कहां से आता है पैसा, कहां कहां से आता है। पैसा कहां कहां से आता है, कहां कहां से आता है। पहले उधार और अन्य देयताओं से कितना बारोइंग, 34 पैसे, 34 पैसे। निगम कर, कारपोरेट टैक्स, निगम कर से 15 पैसे, इनकम टैक्स जो आयकर है 15 पैसे, सीमा शुल्क जो कस्टम ड्यूटी है 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क यूनियन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जिसको बोलते हैं 7 पैसे, और आपको जीएसटी से 17 पैसे। ध्यान रखना, जीएसटी से आपको 17 पैसे। ठीक है। इसके बाद जो अदर जो नॉन टैक्स जो नॉन टैक्स रिसीट है उससे 6 पैसे, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट है उससे 2 पैसे। ये आपकी भैया प्राप्तियां हैं। ये आपकी प्राप्तियां हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कहां कहां से भारत को पैसा, देखो इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो बच्चा फिस्कल सिस्टम नहीं जो है पढ़ा है उसे बजट कहीं भी पढ़ो नहीं समझ आ सकता। भाई इसका एक सीक्वेंस है,
तो फिस्कल सिस्टम जैसे कि मैंने एक बहुत जल्दी बता दिया, पूंजीगत व्यय क्या है, जो है राजस्व व्यय क्या है, प्रभावी घाटा वगैरह, तो ये मैंने प्राथमिक घाटा, जो दुनिया के घाटे हैं वो तो मैंने बताया ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल में, ये चैप्टर पूरा जल्दी, इतना जल्दी नहीं किया जा सकता, आप थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हो, इस वजह से बेहतर तरीके से समझ पा सको, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी जब हम इसे बहुत डिटेल में कवर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। वेल, अब ध्यान से सुनना, भारत में जो है पैसा कहां कहां जाता है। आपने ये देखा कि आपको 100 पैसे अगर आपको मिले, तो इन 100 पैसों में से कहां कहां से कितना पैसा भारत को मिलता है, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र से कितना कितना पैसा मिलता है, ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद पैसा कहां कहां जाता है, कहां कहां खर्च होता है, पैसा कहां 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 जाता है। तो भैया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, अभी मैंने बताया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दोबारा सुन लो। दो प्रकार की स्कीम होती हैं भैया, एक होती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, उदाहरण के तौर पे इस अच्छा, इसका लॉजिक समझो। आप कहते हैं कि भैया मुझे जो है ना, आपसे पूछता है कि अच्छा, कोई अगर पूछे कि आप इस समय जो है भारत टूर पे निकले हो, तो कौन स्पॉन्सर कर रहा है, तो आप बोलोगे कि रामदीन स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो आपके मौसा हैं, मतलब कि आपके जाने के लिए कुछ पैसा वो भी दे रहे हैं। या फिर ऐसे समझो कि आप जैसे प्रचार, एडवर्टीजमेंट, जिससे जैसे आप फंस जाते हो ना यूट्यूब वगैरह में, तो यूट्यूब में मान लो कि किसी भी इंस्टीट्यूट, कोई भी न्यूज चैनल है या कुछ भी है, उसने प्रचार किया, तो और उसकी न्यूज लगा दी, तो वो स्पॉन्सर्ड न्यूज है। तो न्यूज तो खुद की भी चल रही है, लेकिन वो जो थोड़ा वीडियो है वो स्पॉन्सर्ड है, किसी ने स्पॉन्सर्ड किया है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब यहां पर ये है कि कुछ पैसा, जैसे कि कोई स्कीम है, मान लो कि जैसे कि कोई भी स्कीम ले लो, जो, तो कोई स्कीम है मान लो, और इस स्कीम में 100 रुपया लग रहा है, तो कुछ पैसा, चाहे वो 60 रुपए केंद्र सेंट्रल खर्च करे और 40 रुपए स्टेट खर्च करे, वो रेशियो कमता बढ़ता रहता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों पैसा खर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भारत का पैसा खर्च होता है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9 पैसे, भारत जो है जो जितना खर्च करती है, तो 9 पैसे, अगर 1 रुपए की बात करें, तो मतलब 1 रुपए या फिर 100 पैसे में से, तो 9 पैसे तो इन स्कीम में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में चला जाता है। फिर आता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम वो है कि इसमें जैसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना जिसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिवेश शामिल नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है, वो तो पहले से पता है। तो सेंट्रली सेक्टर स्कीम वो है कि जो पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार जिनको लॉन्च करती है, जैसे कि कोई जो है किसान, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, पूरा पैसा केंद्र सरकार दे रही है, तो ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम हो गई। ये हिंदी में केंद्रीय क्षेत्र की योजना भी कहते हैं इसको। तो जरा समझना कि 17 पैसे यहां पर खर्च हो जाते हैं। अब आता है ब्याज अदायगी का मसला। हमने कभी जो है पुराना ऋण लिया था पैसा, तो उसको हम इंटरेस्ट चुकाते हैं ना, तो 20 पैसे तो यहां पर चले जाते हैं, 20 पैसे तो यहां पर चले जाते हैं ब्याज अदायगी में। बहुत बड़ा, मतलब समझो आपकी बहुत बड़ा अमाउंट है जो हमारा तो ब्याज अदायगी में ही चला जाता है। रक्षा में, डिफेंस में 8 पैसे, आर्थिक जो है सब्सिडीज में, आर्थिक सहायता में, इकोनॉमिक सब्सिडीज में 7 पैसे, जो तरह तरह की सब्सिडी सरकार देती रहती है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर, जो फाइनेंस कमीशन जो ट्रांसफर जो राज्यों को, तो कितना, 9 पैसे। कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा यहां पर जो है 9 पैसे, सॉरी 9 पैसे कह रहा, 18 पैसे, 18 पैसे। और यहां पर जो है वित्त आयोग और अन्य अंतरण में, ठीक है, तो ये 9 पैसे खर्च हो जाते हैं। और जो राज्यों को केंद्र सरकार देती है वो 18 पैसे। पेंशन उनसन में 4 पैसे। और इसी वजह से ध्यान रखना कि सरकार बहुत होशियार है, पेंशन की लोग कितना मांग कर रहे हैं कि पेंशन बहाल करो, पेंशन बहाल करो। 2024 में कांग्रेस जो है ये पुरानी पेंशन बहाल करने का देखना एक मुद्दा बनाएगी, ठीक है, तो ये बड़ा मुद्दा रहेगा।
तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आप जरा सोचो कि पेंशन वाला वैसा अमाउंट है कि इसमें सरकार को किसी प्रकार से मतलब कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, पेंशन तो वही है कि जो पहले काम कर रहे थे उनको अब पेंशन जा रही है, तो सरकार को कहाँ कोई आउटपुट है, तो एक बड़ा अमाउंट है ये। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है कि ये वाले पैसे को कम करो, पेंशन कट डाउन करो या फिर कम करो। जैसे पेंशन कम कर दी गई तो कट डाउन करके और ये पैसा जो है कहीं और लगाओ, तो 4 पैसे इसमें चले जाते हैं। अनएक्सपेंडिचर जो है करीब 8 पैसे का है। तो ओवरऑल 100 पैसे में से हमारा पैसा आता कहां से है, 100 पैसा कहां कहां से आता है और जाता कहां कहां है, ये आप यहां पे देख सकते हो कि कैसे कैसे कहां कहां पैसा। ठीक है, अब इसके बाद जो है जैसे राजकोषीय घाटा, अब यहां पर कुछ आंकड़े देख लो, वास्तविक आंकड़े आ गए हैं 2021-22 के, जो हमारे इसमें से बजट में मैं क्या बोलता हूं कि भाई जैसे इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है, जरा देखो ध्यान से। बजट में 4 चीजें, आपको 3 चीजें मिलेंगी। एक तो पिछले से पिछले वर्ष का वास्तविक घाटा, क्योंकि ये वास्तविक डेटा, वास्तविक चीजें आ गई। 2021-22 साल बीत गया तो कितना खर्च हुआ, कितनी आय रही, वो हमें एक्चुअल डेटा मिल जाता है, हमें एक्चुअल डेटा मिल जाता है। ठीक है, अब हमें 2022-23 में जब हमारा जो वो आया बजट आया, तो हमने एक अनुमान लगाया था। अरे अनुमान लगाया था कि नहीं लगाया था, तो एक अनुमान लगाया था, तो वो अनुमान फिर वो जो संशोधित हुआ, कुछ डेटा, कुछ चीजें बीती, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ तो एक संशोधित हुआ। साथ में बजट में क्या रहेगा कि 2023-24 का बजट आया है, तो इसमें अनुमान रहेगा कि इतना इतना इस क्षेत्र में पैसा खर्च किया जाएगा या इतना इतना होगा। तो यही बजट में, हर साल के बजट में, तो 2021-22 में जो पैसा आया था, जहां से जो घाटा था, जो पैसा मिला था, वास्तविक डेटा आ गया है। जैसे कि देखो 2021 में जब मान लो ऐसे समझो कि 2022-23 का हम 23-24 का बजट लेके आए, तो अब हमें कैसे पता कि हमारा जो है राजकोषीय घाटा जो है इतना रहेगा, ये तो एक अनुमान है ना। लेकिन 2000 जब हम यानी अगले साल से यानी 2025-26 का जब हम बजट लेके आ रहे होंगे, तो हमें एक्चुअल डेटा मिल चुका होगा कि कितना पैसा वाकई में हमें मिला और कितना पैसा खर्च हुआ, तो हमें वास्तविक डाटा मिल चुका होगा। ठीक है, अब यही जो है कुछ टाइम बाद जो है ये डेटा क्या आ जाएगा, रिवाइज्ड होके आएगा। 5-6 माह बाद जो है कुछ जो चीजें हो चुकी होंगी तो रिवाइज्ड होके आ जाएगा। ठीक है, तो वही दरअसल बजट में होता है। तो राजकोषीय घाटा जो वास्तविक था, एक्चुअल, वो जीडीपी का 6.7 2021-22 में। ठीक है, 22-23 के बजट में अनुमान लगाया गया कि ये 6.4 रहेगा और संशोधित अनुमान भी 6.4 का रहा जीडीपी का। लेकिन अब बजट अनुमान यह है कि राजकोषीय घाटा को कम करके 5.9% ले आएंगे। कब, मतलब ये 2023-24 में एक अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इसके बाद राजस्व घाटा देखो, रेवेन्यू डिफिसिट। राजस्व घाटा जो है आपका वास्तविक 4.4, जीडीपी का 4.4%। ठीक है, इसके बाद जो बजट 2022-23 में अनुमान 3.8 का रहा, लेकिन ये संशोधित आंकड़े जब आए तो उसमें 4.1% रहा और अनुमान लगाया गया है कि 2023-24 बजट में अनुमान है कि 2.9% रहेगा। प्रभावी राजस्व घाटा, अब ये मत पूछना कि भाई सर ये बता दो राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, क्योंकि मैंने बताया कि जो फिस्कल सिस्टम है, तो फिस्कल सिस्टम में ये पूरा यही सब, मैं तभी बोलता हूं कि बिना फिस्कल सिस्टम के आपको ये बजट की चीजें समझ आ ही नहीं सकती हैं, सिर्फ डेटा रट सकते हो। तो फिस्कल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब देखो, अगर हमसे किसी प्रकार से आप जानकारी चाहते हो या कुछ भी, तो 9555031427 ये हमारा नंबर है। ठीक है, चलो तो ये आप प्रभावी राजस्व घाटा जो है आपका वास्तविक आके निकला कि 3.3%। बजट अनुमान 2022-23 का 2.26 का था, जब रिवाइज्ड हुआ तो 2.9 रहा और इसके बाद जो है 1.7 ये करके ले आएंगे, अनुमान है 2023-24 में। प्राथमिक घाटा क्या है भाई, वास्तविक 21-22 में 3.3% रहा
बजट अनुमान 2.8% 2022-23 का, लेकिन जो रिवाइज डेटा आया तो 3% रहा, और इसके बाद बजट अनुमान 2.3% का है। ठीक है, तो ये आपके जो है घाटे से संबंधित डिफिसिट स्टैटिक्स थे, आंकड़े थे। इसी तरह घाटे की कुछ जो है टेंडेंसी ट्रेंड्स देखो, प्रवृत्तियां देखो कि कब कब घाटा कब कब कितना कितना बढ़ा। 2000 ये पूरा जो है आपका 2013-14 जो फाइनेंस ईयर से यानी 2023-24 तक है, अभी रिसेंट तक। और इसमें जो है जैसे कि इसमें फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट कलर से मेंशन किया गया, ब्लू कलर में फिस्कल डिफिसिट। चलो पहले देखें 2013-14 में जो है आपका ये कितना था फिस्कल डिफिसिट, देखो कि भैया ये 4.5 था। और सबसे ज्यादा बढ़ कब गया, कोविड-19 की मार कब थी, तो कोविड-19 के चलते ये 9.2%। देखो धीरे धीरे ये कम हुआ है, देखो एक ट्रेंड देखो यहाँ पर, ये कम हुआ था कब, 2018-19 का जो बजट था यहाँ तक कम हुआ था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि कोविड-19 आ गया, और कोविड-19 आने के चलते क्योंकि जो सरकार की प्राप्तियां हैं वो कम रह गई और सरकार के घाटे बढ़ गए, तो ये बहुत ज्यादा हो गया 9.2% जीडीपी का। इसके बाद जो धीरे धीरे हम ट्रैक पे आए, और धीरे धीरे ये एक उम्मीद है, अब एक उम्मीद लगाई गई है कि 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर है ये 5.9% रहेगा, जो कि यहाँ पर भी बताया गया था, ये देखो याद है। तो ये चलो इसको हाईलाइट भी करते रहें। तो ये 5.9%। अब इसके बाद रेवेन्यू डिफिसिट, तो रेवेन्यू डिफिसिट में देखो कि 3.2% जो है 2013-14 का जो फाइनेंस ईयर है। इसके बाद ये भी जो है रेवेन्यू डिफिसिट 7.9, वही कोविड के चलते, क्योंकि ये भी तो बढ़ गया, और जो अब इसकी उम्मीद है वो 2.9, मतलब ये आशा किया गया 2023-24 में जो है। इसी तरह आपका जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा 1.9 था 2013-14 में, और अब जाके एक जो कि कोविड-19 के चलते ये 6.2%, अब 2.3% की एक संभावना है। ठीक है, ध्यान से सुनना कि ये जो है 6.9 और 1.7 की संभावना है 2023-24 में इफेक्टिव रेवेन्यू का। ये यहाँ पर जो ब्लैक में है ये प्राइमरी डिफिसिट है। प्राइमरी डिफिसिट 2013-14 में जो है 1.1 था, और ये जाके कोविड-19 के चलते 5.8 हो गया था। लेकिन अब जो संभावना है 2023-24 में कि ये 2.3% रहेगा। ठीक है, ये आंकड़े भी बहुत डिटेल से, घाटा के कुछ जो अब वित्त पोषण के कुछ स्रोत हैं, तो इसमें से जैसे कि स्रोत में कहाँ कहाँ से जो है ये। ठीक है, इसके बाद कर से प्राप्त जो कुछ रुझान हैं, इन सारी केंद्र की जो निवल प्राप्तियां हैं, भारत सरकार के एक्सपेंसेस हैं, व्यय की जो संरचना है, पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति, इन सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। बजट की एक रूपरेखा है कि भाई बजट का जो साइज क्या है, फिर कहाँ कहाँ पैसा कहाँ कहाँ से कितना खर्च होगा, कहाँ से कितना पैसा आया, टैक्स इसमें से नेट टैक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम जो है अगली अपनी क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बाकी हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, थैंक यू।